ऑल्सो गो गागा, बहुत आपको अच्छा लगेगा आज का, यू विल ऑल्सो गो गागा। ओके, यूपीएससी। ओके, यूपीएससी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो क्लास। ओके, यहाँ पे जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू सेंड द लिंक टू सम न्यू स्टूडेंट्स आल्सो। यूपीएससी पार्ट XIV आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ठीक है, नया टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक एक दिन का है, ओके, बट जिस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे ये टॉपिक ऑटोमेटिकली 2 दिन का हो जाएगा। इट इज अ 2 डे टॉपिक, ओके, क्योंकि जिस हिसाब से आप पढ़ाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव किताब उठाने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स अपने आप में काफी हैं। ठीक है, तो टेल मी, चलिए सर, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड सच इंस्टीट्यूशंस? चलिए, नहीं नहीं, आंसर नहीं है। हाँ सर, वैभव जी। ओके, एनीबॉडी फ्रॉम द बैक साइड? यस लेडीज। No, हाँ sir. जी, हाँ जी, To ensure free and fair examination in the country. बेटा तेजेश सर थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। Sir, I am saying to ensure free and fair examination in the country. ओके, फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट क्लोज। मैं एक वर्ड चाहता हूं, एनीबॉडी इन द क्लास, स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। यस, आई वाज थिंकिंग टू प्रिजर्व द मेरिट, टू प्रिजर्व द मेरिट, मेरिट को बचाना। मेरिट को, अगर आप एलिजिबल हैं और आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो फिर आप ही उच्च अधिकारी बनेंगे। ये नहीं कि कल को आप होम मिनिस्टर बन गए, ओके, होम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा लड़का IAS अधिकारी है, ओके, हाँ हाँ, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, पर वो बीसीसीआई में IAS नहीं होते ना। अगर बीसीसीआई का इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, बीसीसीआई किस तरह का इंस्टीट्यूशन है? नहीं, क्रिकेट नहीं देखते, और आपको मालूम तो होना चाहिए सर। यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन बना है आपके DLS के ऊपर। बीसीसीआई इज एनजीओ, यस, एक तरीके से एनजीओ टाइप का, नॉन गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, वो अपना प्राइवेट बॉडी मांगता है, उसको गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं। ओके, तो दैट इज, अगर बीसीसीआई गवर्नमेंट होता तो कौन हेड करता? मतलब यूपीएससी से रिक्रूटेड पीपल ही। यूपीएससी का एक पर्पस है, एक ही पर्पस, कल से आपसे पूछा जाए यूपीएससी का पर्पस क्या है, यूपीएससी का पर्पस है टू प्रिजर्व द मेरिट। डेमोक्रेसी में मेरिट को प्रिजर्व करना, डेमोक्रेसी को बचाना है। डेमोक्रेसी में मेरिट को प्रिजर्व करना मतलब, क्लास, अगर सपोज ध्यान रखिए, जब इससे पहले राजा महाराजाओं का रूल था, मतलब एंशिएंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम्स में, या इवन देन यूरोप में कह जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल दोस, जब राजा महाराजाओं का रूल था तो राजा महाराजा अपने हिसाब से दरबारी रखते थे। पसंद आया रखा गया, नहीं पसंद आया नहीं रखा। कई बार दरबारी का लड़का भी दरबारी हो जाता था, मिनिस्टर का लड़का भी जो होता था उनको भी मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर, नवाब को कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ उस पर्सन में मेरिट है या नहीं है, डेमोक्रेसी या जो रूल ऑफ लॉ होता है उसमें मेरिट को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। अगर मेरिट नहीं प्रिजर्व होगी क्लास, तो जो पॉपुलेशन है उसमें एक तरीके से वो डिसहार्टन हो जाएगी। उन्हें मालूम है कि भाई जिनके पास पैसा है, जिनके पास लिंक है, जिनके पास पावर है, सर्विस तो उन्हीं को मिलनी। अगर मेरिट को प्रिजर्व नहीं होता तो
यू ऑल नो, वैसे तो अब रिजल्ट आने वाला है कल परसों में या आज आ जाएगा, ओके, तो आप कई नई स्टोरी सुनेंगे। यू ऑल नो कि मिस्टर गोविंद जायसवाल, ओके, मिस्टर गोविंद जायसवाल, आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन्स नेम। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, गोविंद जायसवाल। इनके फादर क्या थे? रिक्शा पुलर, वाराणसी में रिक्शा पुलर, ऑटो रिक्शा नहीं, ओके, दैट, हाँ, पैडल वाला रिक्शा, साइकिल रिक्शा। हिज फादर वाज अ रिक्शा पुलर, ओके, एंड ही क्रैक्ड द आईएएस एग्जाम। हो सकता है आगे चल के कि यू नेवर नो कि गोविंद जायसवाल पे ही 12th फेल टाइप की मूवी बन जाए, ओके। ही क्रैक्ड व्हेन ही क्रैक्ड द आईएएस एग्जाम, तो जैसे ही मालूम चला कि इनके फादर रिक्शा पुलर हैं, मीडिया ने सबसे तुरंत उठा ला और उनके फादर को ढूंढ ढांड करके लगाया और उनके फादर के पास पहुंचे कि आपके लड़के ने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया है और आईएएस बन गया है, आपकी क्या फीलिंग है? अब वो बेचारे क्या जाने, मतलब वो एकदम से क्या, एकदम से आप, एकदम से मीडिया वाले आ गए, तो उन्होंने कहा आप शायद पुलिस वाले हमें मारेंगे नहीं। कल हम बता रहे थे ना, कल हम उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ रहे थे, मित्र पुलिस एंड यूपी पुलिस, ओके, तो उत्तराखंड की मित्र पुलिस है, पर यूपी पुलिस अगर रियल रूप में देखना तो यूपी पुलिस जाइए, ओके। तो उन्होंने कहा अब शायद पुलिस वाले हमें मारेंगे नहीं। तो अभी आपको इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये पॉवर्टी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं हम हिंदी में, इस पे आईएएस के मेंस में क्वेश्चन बन चुका है, गरीबी का कुचक्र। गरीब, आईएएस का क्वेश्चन क्या था? गरीब देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। इंडिया इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर। ये आईएएस मेंस का क्वेश्चन है, पीसीएस ने भी रिपीट करके क्वेश्चन पूछा है। इंडिया इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर। गरीब देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। एक कोई पर्सन या फैमिली अगर इस चक्र में फंस गई तो वो फिर इसी चक्र में फंसी रहती है। इसे कहते हैं विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कुचक्र। इंडियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। मतलब कोई भी फैमिली अगर गरीब है तो वो गरीब ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स आकर के उस सर्कल को नहीं तोड़ता। गोविंद जायसवाल ने यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन करके उस गरीबी के सर्कल को तोड़। या आपके कौन बनेगा करोड़पति में, लॉटरी लग जाए, केबीसी लग जाए, गरीबी के चक्र को टूट। नहीं तो मतलब कह रहे हैं इस सर्कल को तोड़ने के लिए ये इंडियन इकोनॉमी की थ्योरी है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्योंकि अब क्यों है? क्योंकि जब कोई फैमिली गरीब होती है तो उसके पास पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं होता तो सेविंग्स नहीं होती। मतलब किसी भिखारी को आप बहुत दयावान हो, आपने उसे 5,000 रुपए दे दिए, तो 5,000 में वो कुछ जोड़ेगा? वो 5,000 के कंज्यूम कर लेगा, 5,000 का कंज्यूम कर लेगा। लाइबिलिटीज नहीं, कंजम्पशन। लाइबिलिटीज की क्या लाइबिलिटी होंगी? ओके, लाइबिलिटीज क्या होंगी? मतलब यूज कॉमन सेंस डियर, ओके। तो कहने का मतलब वो कंज्यूम कर लेगा। और जो अमीर होता है या जो जो अबव क्लास होता है वो अपने पैसे को सेव करता है। गरीब देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। पाकिस्तान को अगर आज मदद मिलती है, वो सारा सारा चीज कंज्यूम कर लेता, पैसे बचेगा ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मैंने आपको गोविंद जायसवाल का एग्जाम्पल जो दिया ना, वो आपके विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। उसके शायद 3 सिस्टर्स थी, गोविंद जायसवाल, मिस्टर गोविंद जायसवाल, जिन्होंने आईएएस क्रैक किया, बल्कि इनकी वाइफ अब आईपीएस है, हस्बैंड आईएएस, वाइफ आईपीएस, ओके। तो कहने का मतलब यह है, एक एक बिलो एक क्या कहते नहीं है, एक बीपीएल फैमिली का लड़का ने यूपीएससी क्रैक किया और अपनी फैमिली को इलीट बना दिया। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, क्लास आप नहीं जानते आप किस एग्जाम की तैयारी करो। इनमें से 90% को तब रियलाइज होगा जब आप 35 प्लस के होगा। फिर से करो, 95% को तभी रियलाइज होगा जब आप 35 साल के ऊपर के एज के होगे। तब आप रिग्रेट करोगे कि शायद थोड़ा सा और कर दिया होता तो आज हम कहीं ना सही सिलेक्ट हो गए होते। ओके,
शायद हमने तुनतुना कम बजाया होता, गिटार की क्लासेस कम होती, तो शायद हम सिलेक्ट हो गए होते। देखो क्लास, मैं बिल्कुल ब्लंट बोलता हूं, पर मेरा बोलना आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है गाइस? क्योंकि यहां आपके कैरियर का सवाल है। और जैसा कहना आप, जैसे आज आज चाहे हम जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया, या संदीप प्रसाद, आज उसके मतलब वो इतना एंशियस होंगे क्योंकि आज आईएएस का रिजल्ट उसमें है। एक रिजल्ट में नाम आ गया, जिस दिन आपने यूपीएससी का रिजल्ट का नाम आ गया ना क्लास, आपने अपनी 3-4 पुश्तों की फैमिली का उद्धार कर दिया। 3-4 पुश्तों की फैमिली का उद्धार कर, जिस दिन आपने यूपीएससी का एग्जाम या पीसीएस में टॉप रैंक हासिल कर ली, एसडीएम और डीएसपी वाली। आधे ज्यादा लोग, क्या 3/4 से ज्यादा लोग, 80%, 85% लोग तो प्रीलिम्स में ही लुढ़क जाते हैं, मेंस में पहुंच ही नहीं पाते। ओके, तो आज हम उस चीज को तैयारी टॉपिक ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए है, यूपीएससी। ओके, यूपीएससी 2 लेक्चर का टॉपिक है आज और कल का। फिर नेक्स्ट उसमें हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद पंचायती राज, फिर हम पॉलिटी को क्लोज करेंगे और वी विल स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आपकी पॉलिटी अभी प्री की चल रही है, जैसा अभी हमने संजीव शर्मा सर ने कहा था, हम पॉलिटी फिर से शुरू करेंगे। हमारे यहाँ हर चीज साइक्लिकल चलता रहता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं हर चीज पूरा साइक्लिकल चलता रहता है। ओके, पॉलिटी को हम फिर से शुरू करेंगे, देन यू विल, सर संजीव सर आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आज आप लेक्चर देख ही लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, बोलिए सर। प्रिजर्व द मेरिट, भाई डेमोक्रेसी में अगर अगर जो गवर्नमेंट सर्विस में मेरिट नहीं हो, मेरिट पे में जो इंडक्शन नहीं होगा, तो फिर तो करप्शन हो जाएगा ना, और जहां करप्शन हो जाएगा वहां डेमोक्रेसी हर्ट होगी। हाँ, तो वहां तो फिर डिक्टेटर के हिसाब से चलेगा ना। हाँ, वहां तो डिक्टेटर के हिसाब से चलेगा ना। यहां नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से यूपीएससी का रिजल्ट नहीं कर सकते। यूपीएससी इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, वो अपने हिसाब से रिजल्ट आएगा, सारा चीज होगा। कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, वो यूपीएससी का, यूपीएससी एक अपने आप में अलग संस्था है। तो यूपीएससी का मेन पर्पस क्या है क्लास? टू प्रिजर्व द मेरिट, मेरिट को बचाना। क्योंकि अगर मेरिट रहेगी तो कल को आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके जब आप जिस पद पे बैठोगे, यू विल बी न्यूट्रल। अगर आप डीमेरिट से जाओगे तो यू विल बी बायस्ड। जब मेरिट से जाओगे तो यू विल बी न्यूट्रल। कोई भी सरकार रहे, आपको किसको फॉलो करना है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको सिर्फ प्रियम्बल फॉलो करना। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियरबाय सोलमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ओके, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, ये फॉलो करना है आपको, सरकार किसी की भी बैठी हो। ओके, हमें हमें रूल्स के हिसाब से कौन, और हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसी पर्सन का सिलेक्शन हो जो बहुत न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आपको मजा तब आएगा जब मैं हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी पढ़ाऊंगा। अब तक सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश पीरियड में कितने कमिटीज बैठ चुकी हैं? एक बार बढ़ा चुका था, हाँ सर। सिविल सर्विसेज में ब्रिटिश पीरियड में कितनी कमिटीज बैठ चुकी हैं? एनीबॉडी इन द क्लास? यहां तरुषि को भी पढ़ा चुका हूं, 4। बताइए कौन कौन सी? चलो चलो, कोई बात नहीं। अब सबसे पहली कमेटी बैठी एटकिंसन कमीशन, एटकिंसन कमीशन 1886। ओके, इस कमेटी की क्या खास बात थी? इस कमेटी की क्या खास बात थी? एनीबॉडी इन द क्लास? ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी कमेटी की वजह से आप जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हो ना, पीसीएस, एटकिंसन कमीशन की रिकमेंडेशन पीसीएस आया, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ओके, इसके बाद कमेटी बैठी, सर कोई बात नहीं, इस्लिंगटन कमीशन। और तीसरी कमेटी बैठी ली फॉरहैम कमीशन। ओके, ली फॉरहैम कमीशन। ये 3 कमेटी बैठी है ब्रिटिश पीरियड में, तीनों। और इसमें यूपीएससी किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बना? ली फॉरहैम कमीशन से। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ली फॉरहैम कमीशन के। यूपीएससी कल को आपसे एग्जाम में पीसीएस पूछता है कि पीसीएस किस कमेटी के रिकमेंडेशन बना? दैट इज एटकिंसन कमीशन। मैं यहां तीनों कमेटीज को
पूरा पॉइंट वाइज पढ़ा दूंगा। बल्कि यूपीएससी का मतलब सिविल सर्विस का भारत में नटशेल में ओरिजिन कैसे हुआ, मुझे को यूपीएससी पढ़ाना था, यूपीएससी आज खत्म हो चुका होता, बट अब हम यूपीएससी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सिविल सर्विस पे फोकस करके चलेंगे कि चीजें क्या है सिविल सर्विसेज का। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, देन 3 लेक्चर्स अमेंडमेंट्स एंड 5 लेक्चर्स पंचायती राज, मतलब कल के बाद सिर्फ 8 लेक्चर्स बचेंगे, आपकी पॉलिटी कंप्लीट है। ओके, हेडिंग डालेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ 3 कमीशन, 3 कमीशन है, 1886, 1912, 1924। ओके, अभी मैं पढ़ा दूंगा, पूरा लाइन से उठाऊंगा, बल्कि इससे उठाऊंगा स्टैट्यूटरी, उससे उठाऊंगा एक्ट से, जिसके 18 आपके जो जिसके थ्रू ये था कि पहली बार इंडियंस को ब्यूरोक्रेसी में एसोसिएट किया गया था। आई विल टेक इन डिटेल फॉर्म। लिख लेगा यूपीएससी, लिखेंगे पार्ट 14 आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, ये यूपीएससी का आर्टिकल है। यूपीएससी इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, is an independent constitutional body and is the central recruiting agency in India. And is the central recruiting agency in India, authorized to conduct examination, authorized to conduct examination, for appointment to various civil services of the union, for appointment to various civil services of the union, various civil services of the union, तो सब आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 इन पार्ट 14 XIV लिखोगे, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains elaborate provisions regarding the composition, contains elaborate provisions regarding the composition, appointment and removal of members, along with the independence powers and functions of UPSC Full stop. Subheading daily class, brief history of civil services in India, and this is important. इससे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे, मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो जब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके बाद जब इवन देन ब्रिटिश पीरियड रहा है अंडर पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट 1858 ऑनवर्ड्स,
ओके, तो भारत में दो तरह की सर्विस होती थी, ध्यान रखिएगा क्लास, चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा। वन इज कॉन्वेनेंट सर्विस, एंड अदर इज आपके नॉन कॉन्वेनेंट सर्विस। कॉन्वेनेंट सर्विस एंड नॉन कॉन्वेनेंट सर्विस। ओके, कॉन्वेनेंट सर्विस जो होती थी क्लास, वो कॉन्वेनेंट का मतलब होता है इन जनरल एग्रीमेंट। ओके, जिसे आज आप आए मतलब इन जनरल आर्मी में या पुलिस में कमीशन एंड नॉन कमीशन कहते हैं। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये क्या है? कमीशन सर्विस, कमीशन है। नॉन कमीशन मतलब जो जैसे सूबेदार, ओके, लांस नायक, हवलदार, ये नॉन कमीशन है। ओके, तो वैसे ही कॉन्वेनेंट होता था एग्रीमेंट और नॉन कॉन्वेनेंट होता था नॉन एग्रीमेंट। ओके, तो कॉन्वेनेंट में, कॉन्वेनेंट जो सर्विस होती थी मोस्टली क्लास, इसमें होते थे यूरोपियंस। इंडियंस वर नॉट अलाउड, इंडियंस अलाउ ही नहीं होते। ओके, और इन यूरोपियंस के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी एग्रीमेंट कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके प्रति लॉयल रहेंगे, आपको जो डायरेक्शन दिया जाएगा आप उसे मानेंगे। ओके, और बदले में आपको हाई पे, हाई रैंक, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये एश्योर करती थी, और बदले में इनको ये एश्योर करना पड़ता था कि आप लॉयल्टी कंपनी के प्रति रखोगे या ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति रखोगे, ये सारी चीज। नॉन कन्वेनेंट में कोई एग्रीमेंट नहीं होता था, जब तक मनचाहा सर्विस करो, फिर उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता था। नॉन कन्वेनेंट में मोस्टली क्या होते थे? इंडियंस। अब डेफिनेटली ये इंफीरियर सर्विस होती थी या अबव सर्विस होती थी। यही कॉन्वेनेंट आगे चल करके क्या बनी थी? आईसीएस। यही सर्विस आगे चल करके आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस, और यही आईसीएस को आगे चल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना दिया गया। तो डेफिनेटली जो नॉन कॉन्वेनेंट होते थे वो इस सर्विस में आने को एस्पायर होते थे, और यहीं से डिमांड शुरू हुई इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस कि हमें इसमें जाने दीजिए, इस लाइन में हमें इसमें जाने दीजिए। ओके, शुरुआत में तो ब्रिटिश ने ये ठान के रखा था कि इंडियंस को नॉन कॉन्वेनेंट सर्विस में जाने ही नहीं देना, बिकॉज उनके हिसाब से इंडियंस मतलब एक तरीके से मोस्ट करप्ट, ओके, और विद नो यू कैन व्हाट दे कॉल अबाउट इंडियंस कि दे हैव नो इंटीग्रिटी, ना एथिक्स है ना इंटीग्रिटी है, वो इंडियंस के लिए ऐसे ही मानते थे। ओके, तो इंडियंस को नहीं जाने देते थे। बट जैसे जैसे कांग्रेस या नेशनल मूवमेंट में, अभी आज नया टॉपिक हिस्ट्री में भी शुरू हो रहा है, कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट बढ़ती गई, ब्रिटिशर्स को इंडियंस के लिए सिविल सर्विस में दरवाजे खोलने पड़ गए। ओके, तो यहां पे हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के लेके पढ़ेंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिए एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सिविल सर्विस, इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सिविल सर्विस became one of the major demand. Indianization of superior civil service became one of the major demands of political movement, one of the major demand of political movement compelling the British Indian government, compelling the British Indian government to consider the setting, to consider the inducting of Indians, to consider the inducting of Indians into the civil services, to consider the inducting of Indians into the civil services
full stop. The very first major legislation regarding the Indian civil service was the very first major legislation regarding the Indian civil service was, हाँ जी नोटियाल साहब, कुणाल जी आपको भी पढ़ाया है, गौरव जी लिखिए, वॉज द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861. This act was clubbed together with Indian Council Act of 1861. This act was clubbed together. This act was clubbed, C-L-U-B-B-E-D, clubbed together with Indian Council Act of 1861. हम सब जानते हैं ना, आप लोग में से जो थोड़ा बहुत पहले तैयारी करके आए होंगे या थोड़े बहुत जानते भी होंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया था. ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हमने अब तक ये स्कूल बुक्स में पढ़ा, ये लक्ष्मीकांत ने पढ़ा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था. सर वो 3 एक्ट थे. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, दूसरा था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 और तीसरा था, हाँ भाई पुराने स्टूडेंट्स पढ़ा रखा है, याद नहीं आ रहा है, यू पीपल आर नॉट रिवाइजिंग एंड देन यू विल रिपे इन द एग्जाम्स. इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, याद आया ना, सब पढ़ाया है, एक एक चीज पढ़ाइए. इंडियन हाई कोर्ट मतलब समझ रहे हो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये आपके लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा है. 1861 में 3 एक्ट समाहित थे, 3 एक्ट थे. पहला तो जो नाम है काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इसी है, दूसरा था सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 और तीसरा था, इसी एक्ट के तहत तो हाई कोर्ट बने थे, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861. लक्ष्मीकांत में सिर्फ यही दे रखा है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इसके साथ 3 एक्ट थे. तो भारत में पहला सिविल सर्विस का कानून जो सेपरेटली सिविल सर्विस का कानून था वो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट था, जो कि इसका पार्ट, जिसमें साफ कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज होगी वो क्वीन के अंडर में होगी. ओके, ये कॉन्वेनेंट सर्विस होगी, आपको क्वीन के प्रति लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी, क्राउन के प्रति लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी, और क्राउन आपकी सारी बाकी सुविधाओं का ध्यान रखे. इसीलिए तो इंडिया में जो सिविल सर्वेंट होते थे ब्रिटिश पीरियड में, उनको रॉयल सर्विस की तरह ट्रीटमेंट दिए जाते थे. कभी आप पुराने जो बड़े शहर हैं, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, ओके, इनके डीएम के बंगले देख लो या एसएसपी के बंगले देख लो, इतने बड़े बंगले होते थे ताकि उनको कहीं कमतर का एहसास ना हो और वो करप्शन ना करे. मतलब जो इंडिया में सिविल सर्वेंट्स होते थे, दे आर मच हाईली पेड कंपेयर टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ताकि करप्शन ना हो सके, क्योंकि ब्रिटिश करप्शन से बहुत चिढ़ते थे. वो बात दैट्स व्हाई वो इंडियंस को कहते थे इंडियंस आर करप्ट, इसलिए हम इंडियंस को लेते नहीं है. वो ब्रिटिश करप्शन से बहुत करके आपको हम हाईली पे करेंगे, और हाईली पे कहां से करेंगे, इंडियन रेवेन्यू से करेंगे. उन्हें अपनी जेब से थोड़ा देना, इंडिया से ज्यादा लगान वसूलते थे और उसी लगान से सिविल सर्वेंट्स को पैसा देते थे. इसी को तो ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नेहरू जी ने कहा है कि यहां का पैसे से सिविल सर्वेंट को पे करते थे, फिर वो पैसा कहां चला जाता था, इंग्लैंड चला जाता था. ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ. ओके, लिख लीजिए क्लास, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861. पॉइंट नंबर 1, it set aside number of key positions, it set aside number of key positions for the convenant service, for the convenant service to fill. Convenant service to fill. Point number 2,
it also stipulated that anyone Indian or European could be appointed to any of the position in civil service. Indian or European could be appointed to any of the position in civil service as long as they had lived in India for at least 7 years. As long as they have lived in India at least for 7 years. मतलब कोई भी ब्रिटिश इंडिया में तभी आईसीएस बन सकता था जब वो 7 साल के लिए इंडिया में रहा हो, ये एक्ट कहता था. पॉइंट नंबर 3, फॉर द डिस्ट्रिक्ट in which a person was employed, for the district in which the person was employed, he had to pass a vernacular language examination. vernacular समझते हैं ना, लोकल लैंग्वेज. vernacular, he had to pass a vernacular लैंग्वेज एग्जामिनेशन. आप लोग से कर लो जो आईएएस अधिकारी बनोगे, सपोज आपको तमिलनाडु कैडर मिला, तो आपको एलबीएसएनए से पास होने से पहले तमिल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा. कहाँ? एलबीएसएनए. आपको कर्नाटका कैडर मिला तो आपको कन्नड़ एग्जाम पास करना पड़ेगा एलबीएसएनए में. आपको एलबीएसएनए पास आउट होने से, क्योंकि कैडर बेस्ड सर्विस है ना. जो कैडर मिला, जैसे सपोज आपको राजस्थान मिला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी है. ओके. बट सपोज आपको पंजाब मिल गया, तो आपको पंजाबी का लैंग्वेज पास हो. सेम चीज आज भी है, बट वो किसके लिए है? 3 सर्विस के लिए, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस, उन्हीं के लिए. आपको जो कैडर अलॉट करता है उस कैडर का आपको लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम पास करना पड़ता है. अगर आपने एग्जाम नहीं पास किया तो आपने अपना जो अपॉइंटमेंट है ना वो डिले कर दी. जब तक एग्जाम नहीं पास करोगे आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं. ओके. तो ये कानून सोच लीजिए कब से है, 1861 से, कि क्योंकि भाई डेफिनेटली उस समय भले ही वो इंडियंस के लिए 1861 का एक्ट था क्लास, पर इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे ब्रिटिश. इंडियंस को नहीं अलाउ करते थे, तो यूरोपियंस को अलाउ करना था. अब यूरोपियंस जब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते थे तो उन्हें पहले लोकल लैंग्वेज आनी. वॉरेन हेस्टिंग was a fluent speaker of Bengali. He knows Persian. Okay, he knows a bit Sanskrit. Okay, मतलब ऐसे नहीं किसी को बना दिया गया था. वो he was a fluent speaker of Bengali. उसे पूरा सारा चीज आता था कि मतलब केमोन अच्छो और सारा चीज भालो एंड ऑल दोस. ओके. तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जिस पीपल को रूल कर रहे हैं उस पीपल का डायलेक्ट आना चाहिए. और यही रीजन है जो मैंने आपको कल समझाया था करंट अफेयर्स की क्लास में, यूपीएस में, आपके यूपीएससी में लैंग्वेज का पेपर कंपलसरी होता है. ये कल को आपसे हिंदी में लेटर लिखने दिया तो आप कहेंगे सर मैं तो सर कॉन्वेंट एजुकेटेड पर्सन हूं, मेरे को तो हिंदी आती नहीं. पीसीएस या आईएएस में जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे सारा पत्राचार हिंदी में होता है, अगर आप हिंदी बेल्ट में हैं तो. और आप पंजाब में हो जाए तो फिर ओके, वो तो फिर पंजाबी में ही होगा. ओके. नहीं, सेकंड क्वालिफाइंग जो 2 पेपर होते हैं ना, एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इंग्लिश का होता है. इंग्लिश का पेपर तो आपको करना ही करना है, और उसके अलावा आपको एक शेड्यूल 8 में जितनी लैंग्वेज इनरोल्ड है ना उनमें से कोई एक लैंग्वेज. इसमें एक्सेप्शन किसको मिलता है? नॉर्थ ईस्ट वालों को एक्सेप्शन, उनको
सिर्फ एक्सेप्शन नॉर्थ ईस्ट वालों की। हाँ, उनके इंग्लिश 2 पेपर नहीं होते, उनके इंग्लिश के पेपर, उनको एक्सेप्शन दिया गया है। सर नॉर्थ ईस्ट के भी सारे स्टेट्स को एक्सेप्शन नहीं। जैसे असम नहीं, जैसे नागालैंड कुछ स्टेट्स के लिए है ना, जैसे नागालैंड है, ओके, और आपके मिजोरम है, उनके कुछ स्टेट्स, सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए नहीं है। हाँ, जैसे असम है, असम में असमीज है, इंग्लिश है ना, तो उनके 2 पेपर थोड़े ना होंगे, उनका इंग्लिश का एक तो पेपर है ही है। तो ये पेपर क्वालिफाइंग होता है ना सर जी। अब बट कहने का मतलब ये है सर, क्योंकि वहां का कंसीडर है, वहां पे इंग्लिश, वहां पे क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है, हर ट्राइब्स की एक अलग अलग लैंग्वेज है, कितने पेपर निकालेंगे। ओके, क्लियर गाइस? ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, द इंडियन पब्लिक इंक्रीजिंग डिमांड, the Indian public's increasing demand for Indianization, the Indian public increasing demand for Indianization of service, for Indianization of service was not met by the provision of this act, was not met by the provision of this act, was not met by the provision of this act, कल ही आएगा, अब तक रिजल्ट आया नहीं, 5 बज गए। हाँ, नहीं आते। ओके, नहीं, कई बार सर 6 बजे भी दिया है, गौतम का रिजल्ट 6 बजे आया था, आई रिमेम्बर। ओके, गौतम का रिजल्ट करीब 5:30 6 बजे आया था। अगर हाँ 6, हाँ फाइनल जो लिस्ट अपलोड कर देते हैं 4:30, पर कई बार दे देते हैं, हुआ है सर। आप एनडीए सीडीएस का, मैं एनडीए का नहीं मालूम, पर यूपी आईएएस का रिजल्ट, कई बार आईएएस का रिजल्ट रात के शाम के 7 बजे आया, 7-8 बजे। ओके, तो यूपीएससी, अब तक आप एनडीए कर रहे थे, ये आईएएस है, इंडिया की द मोस्ट इलीट सर्विस। ओके, तो आईएएस का रिजल्ट कई बार 7-8 बजे भी आता है, बट 5 बजे के बाद चांसेस डिमिनिश हो जाते हैं। मतलब अगर आ जाए तो इट्स लाइक अ बहुत एक्सेप्शन है, 5 बजे का डिमिनिश हो जाता है। मुझे जहां तक हंच कर रहा है, अब ये अगले लास्ट ईयर की तरह मंगलवार को ही निकालेंगे। ओके, जय बजरंगबली। लिखे क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, तो इस एक्ट ने इंडियंस की कोई डिमांड मेट ही नहीं की थी। ओके, पॉइंट नंबर 4, दिस एक्ट met by this provision of next point number 5, या 5, this act virtually remained a dead letter, this act virtually remained a dead letter, largely because basic difficulty, largely because basic difficulty in implementing the recruitment requirement of the act, basic difficulty in implementing the recruitment requirement of the act, recruitment requirement of the act. Next point, statutory civil service. Next check, statutory civil service act, statutory civil service provision 1879, statutory civil service provision 1879, statutory civil service provision 1879। ये नेक्स्ट कानून बना, किसने बनाया था, पढ़ा है लेटिन। ओके, हाँ हाँ, इसमें क्या कहा गया कि अब ये 1879 में who was the viceroy? The viceroy was लिटिन। ओके, इस समय तक, आज अभी पॉलिटी और हिस्ट्री में भी नया टॉपिक शुरू हो रहा, फ्रीडम स्ट्रगल का। तो फ्रीडम स्ट्रगल क्लास
दो वॉइसरॉय के समय में शुरू हुई, लिटन के समय में शुरू हुई और रिपन के समय में जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसने एक विजिबल फॉर्म ली। उनकी मजबूरी, द एग्रेसिवनेस ऑफ लिटन एंड द हेल्पलेसनेस ऑफ रिपन स्टार्टेड द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। एक लाइन में एग्जामिनर को समझाना है कि व्हाट स्टार्टेड द नेशनल मूवमेंट, द एग्रेसिवनेस ऑफ लिटन एंड हेल्पलेसनेस ऑफ रिपन। इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी नहीं याद? इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी कोई बात नहीं, हम बता देंगे। इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी, ओके। तो लिटन के समय में इंडियंस काफी जोर वो उसको प्रेशर बना रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि इंडियंस को इंक्लूड किया जाए सिविल सर्विस। तो उन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के नाम पे एक प्रोविजन लिया जो कि फेल्ड प्रोविजन था, कोई बहुत अच्छा इसका नतीजा नहीं आया। इसमें यह कहा गया था कि कुछ अच्छे रेपुटेड फैमिली के लोग, रेपुटेड फैमिली के लोग मतलब जो जमींदार हो, जो काफी ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे हो, बहुत नोबल फैमिली के लोग हों, उनको सिविल सर्विस में कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स दी जा सकती, पर उसके लिए कोई एग्जामिनेशन का नहीं। समझ में आ गया क्लास? ओके, लिख लीजिए क्लास। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड an act in 1870. The British Parliament passed an act in 1870. The British Parliament passed an act in 1870 authorizing the appointment of any Indian, authorizing the appointment of any Indian appointment of any Indian to any office or civil service, to any office or civil service without the reference of Act 1861, without the reference of Act of 1861, without the reference of Act of 1861. Full stop. In this light, the Viceroy Lytton in 1879, Viceroy Lytton in 1879 created statutory civil service, created statutory civil service। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है क्लास बाय लॉ। created statutory civil service in 1879 as per this provision, as per this provision point number 1, it provided 1/5 of covenant civil service post, it provided 1/5 of covenant, covenant तो समझ गए होंगे ना, यहां सब लोग बैठे हैं, covenant, okay, covenant civil service post were to be filled by natives, were to be filled by natives, were to be filled by natives. Point number 2, only Indians of noble birth or elite family, only Indians of noble birth or elite family, elite family loyal to British government, loyal to British government were eligible for the appointment, were eligible for the appointment by local government, by local government, subject to Secretary of the State approval, subject to Secretary of the State approval,
सब्जेक्ट टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अप्रूवल। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया का मिनिस्टर हुआ करता था जो कि ब्रिटेन में बैठता था। ओके, मतलब सपोज 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 आपको समझाने के लिए, इंडिया सपोज पाकिस्तान पे हमला कर दे और कब्जा कर ले, और पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, तो उसे कहा जाएगा मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वैसे ही ब्रिटेन ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और ब्रिटेन ने इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया, तो इंडिया को मैनेज करने के लिए उसने एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होता था जिसका पूरा काम होता था इंडिया को मैनेज करना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तुरंत नीचे कौन होता था? वाइसरॉय। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नीचे वाइसरॉय, वाइसरॉय के नीचे प्रोविंशियल गवर्नर्स, ये होता था। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस कानून से बना था? हाँ भाई, पीसीएस, वेरी गुड, 1858, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को टेक ओवर किया था। 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समझ गए ना? जिसे नहीं मालूम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या मतलब, ब्रिटिश ने इंडिया को रूल करने के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट कर रखा था जिसका पूरा काम इंडिया को मैनेज करना था। कोई भी अगर उस इंडिया की जानकारी लेनी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछिए, इंडिया की जानकारी, वही रिस्पॉन्सिबल। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको डायरेक्शन देता था क्लास? वाइसरॉय। वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्योंकि मिनिस्टर था, मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू होम? मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। और मजे की बात देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का एमपी होता था, उसकी सैलरी कहां से जाती थी? इंडिया से, इंडियन रेवेन्यू से। और इसी को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। अरे भैया तुम एमपी, ब्रिटिश एमपी हो, तुम वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी इंडिया से क्यों जाएगी? अब इसी को दादा भाई नौरोजी ने, आप समझ रहे हो दादा भाई नौरोजी ने कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था? इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था कि तुम हो वहां के और तुम्हारी सैलरी इंडिया से जा रही, इंडियन रेवेन्यू से। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समझ में आएगा ना? तो ये सेक्रेटरी ऑफ, ये नोबल होने चाहिए, इलीट फैमिली के होने चाहिए, ब्रिटिश के प्रति लॉयल होने चाहिए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अप्रूवल होनी चाहिए, तब मिलता था। तो अगेन फेल तो होनी थी स्कीम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द स्टैट्यूटरी सिस्टम आल्सो फेल्ड। द स्टैट्यूटरी सिस्टम आल्सो फेल्ड full stop. Next paragraph. Meanwhile, with the formation of Indian National Congress in December 1885, meanwhile, with the formation of Indian National Congress in December 1885, the pressure of Indianization of civil service increased. The pressure of Indianization of civil service increased. Indianization of civil service increased on British government. The Congress in its first session, the Congress in its first session, तो यस फर्स्ट सेशन किस जगह हुआ था? बॉम्बे में, प्लेस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, अभी पढ़ाएंगे। ओके, गोकुलदास तेज, ये सब पीसीएस क्वेश्चन पूछता है। ओके, ये क्लास 10 इन फर्स्ट सेशन द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन, अभी लिखवा दूंगा, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, अभी सब पढ़ा दूंगा। पहले सेशन में कितने मेंबर्स थे? 72। हर मतलब पहले 5-6 सेशन के मेंबर्स तक लिखवा देंगे आप। मैंने कहा ना आपको किताब उठा के भी नहीं देखनी है, नोट्स अपने आप में फुल फैक्चुअल है, फुल फैक्चुअल है। ओके, अब वो तो जनता की डिमांड थी कि हमने प्रीलिम्स वाला बैच चलाया, नहीं तो इन जनरल पुराने स्टूडेंट जानते हैं प्रीलिम्स वाले बैच चलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेक्चर्स अपने आप में। पर वही है ना, अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो सिर्फ प्रीलिम्स का ही करना है, अब उनकी उतनी ज्यादा फोरसाइट है ही नहीं, वो कहते हैं हम मेंस अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पे ही डाउट है कि हम प्री क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ओके, तो उनके लिए हमने ये प्रीलिम्स वाला बैच चलाया, नहीं तो हमारा क्या अब तक कभी प्रीलिम्स वाला बैच चला ही नहीं है।
हम तो प्री कम मेंस ही बैच चलाते थे, और अब तक जितने सिलेक्शंस हुए सब प्री कम मेंस के ही के थ्रू सिलेक्शंस हुए। पहली बार हम प्रीलिम्स वाला बैच चला रहे हैं। ओके, दो रिस्पॉन्स इज गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है, हम तो इसको परमानेंट चलेंगे भाई, सिंपल बात है। मेंटर होने के साथ आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। दोनों चीज देखना, मेंटर के साथ साथ मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं ना, तो हमें तो दोनों एंगल से देखना है ना, कि यहाँ वो भी अच्छा है। जैसे मेरे को आज सुबह सुबह सुरेंद्र सर ने फीडबैक दिया, सर थपलियाल सर से बच्चे बड़े खुश हैं आपसे, और थपलियाल सर से बच्चे बड़े खुश हैं। तो मैंने सुरेंद्र को बस सीधे यानी बोला कि देखो, बच्चों को खुश रहना ही हमारा मेन मोटिव है। ओके, क्या शर्मा सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे क्या? पर थपलियाल सर गजब पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, वो दैट्स व्हाई मैंने उनको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में लाया है उनको। ओके, आई नो यू विल, मतलब आपको पसंद आएगा। ही हैज अ गुड नॉलेज। ओके, और वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, उनको जो भी सब्जेक्ट देंगे ना, गजब पढ़ाते हैं। ओके, मतलब अच्छे खासे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। आप जब थपलियाल सर पढ़ोगे ना, और जैसे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। शर्मा सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, पर वही ना, क्लास जैसे पांचों उंगलियां अलग होती हैं, हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल भी अलग होता है। ओके, तो ये चीज है, तो इसमें आप चिंता ना करना, सारे फैक्ट्स लिखवा दूंगा। एक बार एक पूरा लेक्चर मैं कांग्रेस सेशन पे लूंगा, सिर्फ पूरा एक लेक्चर, सारे फैक्ट्स है, सब फैक्ट्स पढ़ा। कितनी बार ब्रिटिश कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं? मैं एक बार पढ़ाया था एक दिन 20 लेक्चर, 4 टाइम्स। सारे कौन कौन से सेशन में बने हैं? पहला कौन था? ब्रिटिश जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। किस कौन से सेशन में? 3rd या 4th? ओके, ओके, लिखिए क्लास, इसे खत्म करते हैं। ओके, देखिए, अब जब कांग्रेस ने प्रेशर डाला क्लास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सही में प्रेशर में आ गया, और उन्होंने पहली बार इंडियंस को सिविल सर्विस में एकोमोडेट करने के लिए एक कमीशन बनाया, जिसे कहा गया एटकिंसन कमीशन। अब देखो कितना मजाक हुआ इंडियंस के साथ। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस को किस तरीके से आईसीएस में रिक्रूट किया जाए, दाखिल किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश बिल्कुल मना कर रहे थे इंडियंस को मत दाखिल करना, ये इस लायक नहीं है, ये लालची है, मतलब इंडियंस के लिए उनका एक नेगेटिव, बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था। ओके, तो अब इस महाशय ने क्या किया, इन्होंने कहा इंडियंस को तो आईसीएस में दाखिल ही नहीं करना चाहिए। मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कमीशन बनाया, वही खुद कह रहा है कि इंडियंस को आईसीएस में नहीं दाखिल करना चाहिए। इंडियंस बहुत शोर मचा रहे हैं ना, इसकी जगह इनको एक नया सर्विस बनाओ, जिसका नाम दो प्रोविंशियल सिविल, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब काफी लोग, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पीसीएस, जो कि स्टेट लेवल सर्विस होगी, उसमें इंडियंस को दाखिल करो। और तो कल को क्वेश्चन बनेगा कि पीसीएस का कॉन्सेप्ट किस कमीशन ने दिया था? पीसीएस का कॉन्सेप्ट एटकिंसन कमीशन ने किया था। किस साल बना था? 1886। किसके प्रेशर से बना था? कांग्रेस बनने के बाद प्रेशर से बना। जब कांग्रेस ने ब्रिटिश को प्रेशर डाला, तो एटकिंसन कमीशन बनाया। एटकिंसन कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि टू अकोमोडेट इंडियंस इनटू आईसीएस एग्जामिनेशन, बट इसने कह दिया कि आईसीएस में तो अलाउ ही नहीं है, तुम पीसीएस में आओ। समझ में आ गया क्लास? लिख लीजिए एटकिंसन कमीशन। द एटकिंसन कमीशन passed in the first session of Congress in 18। कुछ मैंने बीच में छोड़ दिया क्या? बस इन द फर्स्ट सेशन, बस खत्म करिए। पास द रेजोल्यूशन फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस 1885, बस। ओके, लिए क्लास। नेक्स्ट हेडिंग डाली एटकिंसन कमीशन। एटकिंसन कमीशन, एटकिंसन कमीशन, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुका है, आईएएस और पीसीएस दोनों में। एटकिंसन कमीशन, आप लोग में से जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनमें कई बार क्वेश्चन बनता है इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस, तो उसमें भी ये आप लिखोगे पूरा। ठीक है, एटकिंसन कमीशन वाज सेटअप इन 1886। एटकिंसन कमीशन वाज सेटअप इन 1886 under the chairmanship of Sir Charles
Sir Charles Umper Heston, Sir Charles Umper Heston Atkinson, Sir Charles Umper Heston Atkinson, who was the then Lieutenant Governor of Punjab? Who was the then Lieutenant Governor of Punjab? Who was the then Lieutenant Governor of Punjab? To examine the circumstances, circumstances under which Indians could be appointed to higher post in public service. Indians could be appointed to higher post in public service previously reserved for Europeans. Highest post in public service previously reserved for Europeans. The commission submitted its report in 1887. Appointed for higher post in public service previously reserved for Europeans. The commission submitted its report in 1887. And recommended following. Let me finish this. Okay. It recommended the abolishment of statutory civil service system. It recommended the abolishment of statutory civil service system. It recommended the abolishment of statutory civil service system. ये किसने शुरू किया था? अभी पढ़ाया था लिटन ने. Statutory civil service system. इसने कहा ये फेल है. ओके. Point number 2. The commission recommended that in place of convenanted and non-convenanted service, the commission recommended in place of convenanted and non-convenanted service, a 3-tier classification of service should be there. Three-tier classification of service should be there. Imperial service, provincial service, and subordinate civil service. Imperial service, provincial service, and subordinate civil service. जिसे आप लोअर पीसीएस कहते हो ना, वो सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस थी. ओके, मतलब आईएएस, पीसीएस और एलपीसीएस, लोअर पीसीएस, जैसे आज भाषा में कहते हो. तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन एटकिंसन जी ने दी थी. क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए. द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इनटू सिविल सर्विस, द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इनटू सिविल सर्विस should be 23 years. The maximum age for entry into civil service should be 23 years. और आज कितनी है? 32. मतलब जनरल के लिए, आईएएस के लिए, जनरल के लिए 32 है ना. उत्तराखंड में पीसीएस के लिए, जनरल के लिए 42 है, 42 है. तब ब्रिटिश पीरियड में 23 इयर्स थी. लिटन ने तो और कम कर दिया था, 19. लिटन चाह ही नहीं रहा था कि इंडियंस आए. और तब एग्जाम कहां होता था? लंदन में. और तब भी हम इंडियंस निकाल लेते थे. आपको अब टफ लग रहा? ओके, आपको अब टफ लग रहा जब इंडिया में ही होता है, कोचिंग्स हैं. ओके, हर प्रदेश में, हर कैपिटल में एग्जाम हो रहा है. ओके, तो सोचिए इंडियंस
इंग्लैंड जाकर के एग्जाम निकालते थे, और तब लैटिन भी होती थी एग्जाम में, लैटिन। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ओके, वो बेचारे ये जिन्होंने आपके एक ऑर्गेनाइजेशन, पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस से पहले जो पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने बनाया था, वो सारे एग्जाम पास कर गए बट हॉर्स राइडिंग में फेल हो गए। ही वाज सो डिसगस्टेड। सारे एग्जाम पास हो गए बट हॉर्स राइडिंग में फेल हो गए, क्योंकि हॉर्स राइडिंग भी उस समय सिविल सर्विस का एक तरजीब थोड़ी ना मिलती थी, आपको घोड़सवारी करना आने होता था, क्योंकि डीएम और एसपी घोड़े से ही डिस्ट्रिक्ट का राउंड मारते। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सारे एग्जाम पास कर लिए बट ही फेल्ड टू क्वालिफाई द आईसीएस बिकॉज ऑफ हॉर्स राइडिंग। उसके बाद इंडिया में आए एंड इन फ्रस्ट्रेशन ही स्टार्टेड द इंडियन एसोसिएशन एंड इट वाज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। तो ये सब चीज याद रखोगे ना तो एग्जाम में बिल्कुल ऑटोमेटिकली, ये इसे कहते हैं माइंड, इसे मैं कहता हूं माइंड मैप। ओके, माइंड मैप के थ्रू चीज याद रखो तो आसानी से याद आ जाएगा। ओके, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, द इंपीरियल सिविल सर्विस बी रिजर्व फॉर यूरोपियंस। द इंपीरियल सिविल सर्विस should be reserved for Europeans, while Indians are allowed in provincial and subordinate services. Indians are allowed in provincial and subordinate services. Allowed in provincial and subordinate services. Next point, the competitive examination should not be held simultaneously in England and India. The competitive examination should not be held simultaneously कब, वो आपके 1922 में इसे इस्लिंगटन कमीशन ने कहा था, अभी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, the competitive examination should not be held simultaneously in England and India. And next point, certain percentage of post in imperial civil service, certain percentage of post in imperial civil service should be filled. Certain percentage of post in imperial civil service should be filled by promotion of members of PCS into ICS, by promotion of members of PCS into ICS। समझ में आ गया? आज भी होता है, आपने सपोज PCS में टॉप रैंक निकाल दी, जैसे हमने कहा ना अभी डोईवाला में हमारे एसडीएम अपर्णा है, ओके, तो विद इन 2029 या 2030 तक शी विल बी IAS। अगर आप IAS नहीं बन पाए हो, मन में IAS बनने का ख्वाब है, तो आप IAS बनने का ख्वाब आप PCS के थ्रू सिलेक्ट पूरा कर सकते हो, बशर्ते आप SDM बन जाओ। SDM बन जाओगे 12 साल के अंदर आप IAS बन जाओगे, नाम के नीचे आपके IAS आ जाएगा। ओके, भले ही IAS वाले आपको कहेंगे प्रमोटी IAS है, ओके, IAS वाले कहते हैं, IAS वाले तब भी आपको अपने कैडर, यूपीएससी वाले तब भी आपको ना अपने गुट में शामिल नहीं करेंगे। यूपीएससी वालों को ही गुट में शामिल करते हैं, बट जनता के लिए तो आप IAS हो ना, जनता के लिए आप PCS नहीं हो, IAS हो नीचे 12 साल के बाद। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि PCS, इंडियंस को PCS में अलाउ किए हैं, सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोस्ट इन ICS विल बी रिजर्व फॉर PCS who will be promoted from PCS to ICS। आज भी यही होता, PCS से प्रमोशन होकर के लोग IAS बनते। क्लियर है गाइस? तो एटकिंसन कमीशन है, यहां पे रोक रहा हूं, कल हम इसके आगे करेंगे। 2 कमीशन और बचे हैं, इस्लिंगटन कमीशन और ली फरहैम कमीशन। उसके बाद हम
यूपीएससी पे आएंगे। यूपीएससी मेरे को ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट यूपीएससी खत्म हो जाएगा। फंक्शंस क्या है, यूपीएससी के मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं और कैसे रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, ये बस चीज है यूपीएससी का। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा जो हमने आपको फैक्ट्स बताए हैं, फैक्ट्स याद रखिएगा क्लास। ओके, भारत में सिविल सर्विस का पहला कानून किसके थ्रू बना, सिविल सर्विस एक्ट 1861। उसके बाद आपके स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज आई, उसके बाद एटकिंसन कमीशन आया, बता आपको मैंने पहले, इस्लिंगटन कमीशन है, उसके बाद ली फॉरहैम कमीशन है। क्लियर है गाइस? ओके, फिर उसके बाद हम यूपीएससी शुरू करेंगे, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद मॉडर्न इंडिया। आज मॉडर्न इंडिया में नया टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ बोलिए सर।